मूसलाधार बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूरे गांव में इतनी तेज बारिश हो रही थी कि ऐसा लग रहा था मानो आज की रात कभी खत्म ही नहीं होगी। भादों का महीना चल रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। गरजते बादल, कड़कती बिजली और लगातार बरसता पानी पूरे माहौल को बेहद भयानक बना रहे थे। रात के ठीक 10:30 पर गांव के मुखिया जी अपने घर के बड़े कमरे में गांव के कुछ लोगों के साथ बैठे बातचीत कर रहे थे। बाहर बारिश की आवाज इतनी तेज थी कि हर कोई बेचैनी से दरवाजे की ओर बार बार देख रहा था। मैंने गांव के 4 आदमियों को खेत की रखवाली के लिए भेज दिया है। आज हर हाल में पता चल ही जाएगा कि हमारी नई बोई हुई मक्के और बाजरे की फसल को रात के अंधेरे में आखिर बर्बाद कर कौन रहा है। मुखिया जी, मौसम के सही होने की आशा बिल्कुल भी नहीं लग रही और जो लोग इस खतरनाक मौसम में फसल उजाड़ रहे हैं वो साधारण इंसान तो हो ही नहीं सकते। इस मूसलाधार बारिश में भी उनका आना किसी बड़े राज्य की ओर इशारा कर रहा है। सही कहा रामू भाई, आज तक किसी ने उन लोगों का चेहरा अच्छे से नहीं देखा। लोग कहते हैं वो आते तो हैं और गायब भी हो जाते हैं, लेकिन उनके पैरों का एक भी निशान जमीन पर नहीं मिलता। आखिर वे लोग हैं कौन? चिंता मत करो, मैंने गांव के 4 सबसे बलवान आदमी मोहन, राजेश, सुरेश और श्याम को भेजा है। वे सच्चाई जाने बिना वहां से वापस नहीं लौटेंगे। आज तो उस रहस्य का पर्दा उठकर ही रहेगा। भानपुर गांव से कुछ दूर खेत के किनारे उन चारों के लिए तिरपाल का एक मजबूत टेंट लगाया गया। चारों ने नीचे आग जला रखी थी। मूसलाधार बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हवा का हर झोंका आग की लपटों को हिला देती और अगले ही पल चारों तरफ फिर वही गहरा अंधेरा छा जाता। टेंट के अंदर मोहन, राजेश, सुरेश और श्याम चारों चुपचाप खेत पर गहरी नजर रखे हुए थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि ज्यादा तेज आवाज में बोले, क्योंकि बार बार उन्हें महसूस हो रहा था मानो घने अंधेरे में से कोई उन्हें पहले से ही देख रहा हो। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर मोहन ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुम लोगों को एक बात पता है, आज हम लोग इस सुनसान खेत में आकर बैठे हैं, लेकिन ना जाने क्यों आज का माहौल मुझे कुछ अलग ही लग रहा है। और सुनो, पिछले कुछ दिनों से एक और अजीब खबर सुनने को मिल रही है। हमारे गांव भानपुर और अगल बगल वाले गांव से एक एक करके जवान लड़कियां गायब हो रही हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है? अरे मोहन, तू भी ना बेकार की बातें सोचता रहता है। कोई किसी को उठाकर नहीं ले जाता होगा। आजकल की लड़कियां किसी लड़के के साथ भाग जाती होंगी, बाद में घर वाले बदनामी के डर से कह देते होंगे कोई उठा ले गया। मुझे भी यही लगता है, हर बार बस यही सुनने को मिलता है। श्याम ने तुरंत उसकी बात काट दी। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। नहीं भाई, मुझे नहीं लगता कि हर बार ऐसा होता होगा। अगर 1-2 बार होता तो बात अलग थी, लेकिन इतने कम समय में लड़कियां गायब हो जाए, ये कोई साधारण बात तो हो नहीं सकती। मुझे तो लगता है उन्हें कोई उठाकर ले जा रहा है। सुरेश ने अनजाने में अपनी लाठी कसकर पकड़ ली। यार, पता नहीं क्यों आज सच में डर जैसा लग रहा है। डर? आखिर किस बात का? अगर हमारी फसलें कोई इंसान खराब करता होगा तो आज उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आज उन लोगों की सच्चाई सामने आकर ही रहेगी। लेकिन उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही मिनटों में उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उसी समय बारिश के बीच से 3 आदमी धीरे धीरे उनके तरफ से गुजरते दिखाई दिए। तीनों के सिर पर कोई छाता नहीं था, जैसे मानो बारिश उन्हें छू ही ना रही हो। उनमें से एक आदमी ने अपने कंधों पर एक बोरा लटकाया हुआ था। बोरा इतना भारी लग रहा था मानो उसके अंदर कोई जिंदा चीज हो। तीनों बिना एक शब्द बोले सीधे जंगल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। सुरेश उन्हें बड़े ध्यान से देख रहा था। अरे भाई, इतनी रात में और इतनी तेज बारिश में ये लोग आखिर जंगल की ओर क्या ले जा रहे हैं? मुझे तो लग रहा है इस बोरे के अंदर कोई तो है।
अरे नहीं, हो सकता है किसी के घर का कोई जानवर मर गया हो, वो लोग उसे ही फेंकने ले जा रहे होंगे। तू बेकार में ही शक कर रहा है सुरेश। छोड़ो यार, जाने दो उन्हें। आज अगर कुछ खाने पीने का सामान ले आते तो रात और भी मजेदार कटती। अरे पगला गया है क्या? मेरी बीवी को पता चल गया कि मैं रात दावत उड़ा रहा था तो वो कई दिनों तक मुझसे बात नहीं करेगी। चारों जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था, ये उनकी इस रात की बेफिक्र हंसी थी। कुछ पल बाद श्याम ने धीरे से कहा, पता है भाइयों, जिस खेत में फसल बार बार खराब हो रही है वो अकेले बलराम का खेत नहीं है। बलराम समेत 4-5 और किसानों ने मिलकर और खेती की है, लेकिन हर बार नुकसान भी उसी के खेत में होता है। सुरेश ने खेत की ओर देखते हुए कहा, हो सकता है वो खेत जंगल के बिल्कुल किनारे पर है। शायद कोई जंगली जानवर या कोई आदमी वहीं से आकर फसल बर्बाद करता हो। इतने में बिजली तेजी से चमकी। उस एक पल के उजाले में उसी खेत के बीच एक बेहद ही सुंदर सफेद कलर का घोड़ा खड़ा दिखाई दिया और अगले ही पल घना अंधेरा। श्याम ने घबरा कर कहा, अरे रे सुरेश, देख, वो घोड़ा फसल में घुस गया तो पूरी फसल बर्बाद कर देगा। जा उसे दूर भगा कर आ। हाँ भाई, जल्दी जा, कहीं देर ना हो जाए। सुरेश ने अपनी लाठी मजबूती से पकड़ी, उठा और मन ही मन पुतपुताने लगा, अगर कोई जानवर होगा तो भगा दूंगा, लेकिन अगर कोई इंसान मिला जो फसल बर्बाद कर रहा हो, आज तो उसे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर सुरेश अकेला बारिश में भीगते हुए उस घने अंधेरे में खेत की ओर बढ़ने लगा। मूसलाधार बारिश लगातार बरस रही थी। सुरेश अपनी लाठी मजबूती से पकड़े धीरे धीरे उस सफेद घोड़े की तरफ बढ़ने लगा। सुरेश बस उसके पास पहुंचने ही वाला था कि अचानक चारों तरफ घनी धुंध फैल गई। कुछ ही सेकंडों में वो घोड़ा भी धुंध के बीच गायब हो गया। सुरेश घबरा गया, मानो किसी अदृश्य चीज उसे चारों तरफ से घेर चुकी हो। उसने अपनी लाठी और भी कसकर पकड़ ली और डरते डरते इधर उधर देखने लगा। तभी धुंध के बीचों बीच से एक लंबी, काली और बेहद ही डरावनी आकृति धीरे धीरे उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी लाल पीली आंखें सीधी सुरेश की ओर घूर रही थीं। सुरेश का शरीर पूरे तरह से कांप उठा। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो भयानक आकृति जोर जोर से चीखते हुए उसकी ओर बढ़ने लगी। सुरेश के मुंह से भी जोरदार चीख निकल आई, बचाओ बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ, मोहन मुझे बचाओ। तभी उसी क्षण वही सफेद घोड़ा बिजली की रफ्तार से दौड़ते हुए आया और अपने सिर से उस काली आकृति को जोरदार टक्कर मार दी। दोनों कुछ पल के लिए धुंध में गायब हो गए। उधर खेत के पास बने टेंट में बैठे मोहन, राजेश और श्याम ने सुरेश की चीख सुन ली थी। मोहन ने घबरा कर कहा, ये तो सुरेश की आवाज थी ना। राजेश ने अब तुरंत लाठी उठा ली। चलो अब देर मत करो। तीनों मूसलाधार बारिश में बीच जंगल की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही दूरी पर सुरेश उन्हें जमीन पर गिरा हुआ मिला। मोहन ने उसे उठाया और पूछा, सुरेश क्या हुआ? तुझ पर किसी ने हमला किया? वो काली आकृति और वो सफेद घोड़ा, उसी ने मेरी जान बचाई। इतने में वही सफेद घोड़ा धीरे धीरे से उनके सामने आ गया। तेज रोशनी कुछ ही पल में धीरे धीरे शांत होने लगी। जब रोशनी कम हुई तो उनके सामने सफेद घोड़ा नहीं बल्कि लगभग 60 से 65 साल का एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर दर्द था, लेकिन आंखों में किसी अपने को खोने की बेबसी साफ झलक रही थी। चारों दोस्त कुछ पल तक देखते ही रह गए। मोहन कांपती हुई आवाज में बोला, कौन हो तुम? डरो मत, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। अगर मेरा इरादा बुरा होता तो आज तुम चारों में से कोई जिंदा नहीं बचता। तो मेरी जान आपने बचाई थी? हाँ, जिसने तुम पर हमला किया वो कोई साधारण प्रेत नहीं था, वो एक दुष्ट शैतानी शक्ति है।
जो कई सालों से इस जंगल में भटक रही है। लेकिन आप कौन हो? मेरा नाम शमशेर सिंह है। जिस खेत की रखवाली करने तुम चारों लोग आए हो, वो खेत कभी मेरा हुआ करता था। वो चारों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी शमशेर सिंह भारी आवाज में बोला, कुछ लोगों ने मेरी जमीन पर कब्जा करने के लिए मेरी हत्या कर दी थी और मेरी मौत को हादसा बताकर टाल दिया था। मेरी एक ही बेटी थी, वो ही मेरी दुनिया थी, लेकिन आज उसकी भी जान खतरे में है। लेकिन वो है कहाँ? तुम लोगों ने 3 आदमियों को एक बड़ा सा बोरा लेकर जंगल की ओर जाते हुए देखा होगा। हाँ, हम लोगों ने देखा था उन्हें। उसी बोरे में मेरी बेटी सोनिया थी, लेकिन आज मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। ये सुनते ही चारों के चेहरे का रंग उड़ गया। श्याम ने बिना एक पल गवाए अपनी लाठी उठा ली। चलो, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। क्या आप हमें रास्ता बता सकते हैं? वे लोग किस तरफ गए हैं? उस रास्ते पर सीधे चले जाओ, तुम लोगों को एक पुराना खंडर मिलेगा। वे लोग वहीं गए हैं। मोहन ने अपनी लाठी कसकर पकड़ ली। चलो भाइयों, अब हमें किसी मासूम की जान बचानी है। चारों दोस्त मूसलाधार बारिश में, घना जंगल और सामने मौत का रास्ता, फिर भी बिना डरे हुए शमशेर सिंह की बेटी को बचाने के लिए खंडर की ओर निकल पड़े। चारों दोस्त शमशेर सिंह के बताए हुए रास्ते पर तेजी से उस पुराने खंडर की ओर दौड़ पड़े।